नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है। आदिकालीन रासो साहित्य में हमने कल पृथ्वीराज रासो को जाना। आज हम जानेंगे विशल देव रासो को। विशल देव रासो का सन कौन सा है, किसकी रचना है, कौन नायक है, नायिका कौन है, किस चीज़ का वर्णन मिलता है, कौन सा रस है इसमें, कितने भागों में बंटा हुआ है, ये सब हम अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखो, आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में रासो साहित्य भाग 2 में हम जानेंगे विशल देव रासो को। ठीक है, विशल देव रासो में रचनाकार आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर देना है नरपति नाल है। कौन है इसके रचनाकार? नरपति नाल है। तो आपको याद रखना है नरपति, कितने नरपति हैं? 20, यानी 20 से आप विशल देव बना लेना, नरपति से नरपति हो जाएगा। कितने नरपति हैं? 20 नरपति। ऐसे आप 20 नरपति, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। यानी विशल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। और कथा के केंद्र में किसको रखा गया है? आपसे पूछ लिया जाए विशल देव रासो के कथा के केंद्र में मुख्य बिंदु के रूप में किसे माना गया है? तो नारी को रखा गया है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए विशल देव रासो का रचना काल है वो कौन सा है? तो आपको 2 आंसर ध्यान रखने हैं। ईस्वी में पूछा जाए तो आपको 1555 ईस्वी देना है। विक्रम संवत में पूछा जाए तो 1212 देना है। ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। रचना काल अगर विशल देव रासो की ईस्वी में पूछा जाए तो 1155 ईस्वी है, आपको ध्यान रखना है। अगर विक्रम संवत में आपसे पूछा जाए तो 1212 विक्रम संवत है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि विशल देव रासो का नायक कौन है। तो आपको पता है विशल देव रासो का नायक के नाम पर ही विशल देव लिखा गया है, विशल देव। और मूल नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बिग्रहराज चतुर्थ हैं। कौन है? बिग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विशल देव रासो को क्या कहा जाता है? बिग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नायिका की बात करें तो राजमती है, जो भोज परमार की पुत्री है। किसकी पुत्री है? भोज परमार की पुत्री है और राजमती इसकी नायिका है। अब छंद की बात करें तो 125 से 128 छंद इसमें मिलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर 128 ऑप्शन में मिले तो राइट 128 ही माना जाएगा, अगर 128 नहीं है तो उसके बाद 125 माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो आप, विशल देव रासो है वो कैसा काव्य है आपसे पूछ लिया जाए तो मूल रूप से गय मुक्तक काव्य है। यानी गय मतलब होता है गाने के लायक, एक गीत की तरह उसको क्या किया जाता है? गाया जाता है। ठीक है, गय का मतलब ये होता है इसमें एक ही छंद का प्रयोग हुआ है। सारी कथा है वो ललित मुक्तक में कही गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक छंद का प्रयोग हुआ है और सारी कथा ललित मुक्तक में कही गई है। ठीक है, अगर आपसे इसकी राग पूछ ली जाए, यानी विशल देव रासो की कौन सी राग है, तो केदार राग में गाए जाने वाला गय मुक्तक काव्य है। गय का मतलब होता है गाना, मुक्तक काव्य है, एक गाए जाने वाला मुक्तक काव्य है। राग आपसे पूछ ली जाए तो आपको आंसर लगाना है केदार राग है। राग कैसी है विशल देव रासो की? केदार है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, विशल देव रासो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने हैं जो निम्न इस प्रकार है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम 12मासा, इसमें क्या होता है? हिंदी साहित्य का प्रथम 12मासा वर्णन मिलता है। 12मासा में सबसे पहले आषाढ़ का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? 12मासा में सबसे पहले आपको विशल देव रासो में पूछ लिया जाए भी किस महीने का वर्णन किया गया है, तो आषाढ़ महीने का वर्णन किया गया है। कहीं आप ऐसे सोच लो भी 12मासा का मतलब है तो पहले महीने से लिया गया होगा, चैत्र मास से गया होगा, नहीं, इसमें आषाढ़ माह का वर्णन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद देखो यह एक विरह काव्य है। कैसा काव्य है ये?
यह एक वीर काव्य है। 12 वर्ष का वियोग झेलती हुई एक नायिका का वर्णन यहाँ पर मिलता है। नायिका यहाँ आपको मैंने बता दी राजमती है और नायक है विशलदेव यानी विग्रहराज चतुर जी हैं। रासो काव्य परंपरा में एकमात्र रासो जिसमें वीर रस का प्रयोग न होकर वीर संगार का वर्णन हुआ है। ये रासो चल रहे हैं हमारे, और रासो में वीरस की प्रधानता मिलती है, सबसे ज़्यादा वीरस की प्रधानता मिलती है। लेकिन एकमात्र ऐसा रासो विशलदेव रासो है जिसमें वीर रस का प्रयोग न होकर के वीर संगार रस का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कारण गुप्त गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसको क्या माना है, एक वीर काव्य माना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, एक कथन है, ये कथन है विशलदेव रासो की जो नायिका है उसके द्वारा कहा गया कथन है। लेकिन इस कथन को जानने से पहले हम एक छोटी सी कहानी के रूप में जानेंगे भी ये कथन है वो इस नायिका ने क्यों बोले। नायिका कौन है, राजमती है, और नायक कौन है, विशलदेव रासो यानी विग्रहराज चतुर जी हैं। विग्रहराज चतुर जी विशलदेव रासो जी क्या करते थे, अपनी प्रशंसा का बखान रानी के सामने बार बार किया करते थे कि मैं इतना बहादुर हूँ, ये वो सब ऐसे, मतलब। तो एक बार रानी इनकी बातों में सुनकर क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि आपसे ज़्यादा बहादुर और आपसे ज़्यादा वीरता रखने वाले उड़ीसा के राजा हैं। तो इस बात से लेकर क्या होते हैं, विग्रहराज चतुर यानी विशलदेव रासो क्या है, राजमती से नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर चले जाते हैं। कितने साल, 12 वर्ष तक लौट कर नहीं आते हैं। तो जब 12 वर्ष तक वो लौट कर नहीं आते हैं वापस, तो रानी क्या हो जाती है, राजा की वीर्य में पागल हो जाती है और एक वीर्य वियोग के कारण वह तड़पती हुई एक ऐसा कथन बोलती है, राजा को मनाने के लिए कहती है कि अग्नि में जला हुआ वृक्ष फिर से फलवित हो सकता है। यानी अगर कोई वृक्ष है अग्नि में जल गया तो फिर से उस पर क्या आ सकते हैं, पत्ते आ सकते हैं, फिर से वो फल फूल सकता है। लेकिन कठोर वचनों के कारण जले हुए हृदय में पुनः पल्लव प्रफुटित नहीं हो सकता। यानी फिर से अगर एक बार किसी के वचनों से, कठोर वचनों से हृदय जल गया हो तो वो पुनः उसमें प्रेम नहीं पलवित हो सकता। तो यह बोलकर रानी क्या कहती है, अतः आप पुनः घर लौट आइए। लास्ट में रानी क्या कहती है, अतः आप पुनः घर लौट आइए। तो ये कथन देखकर आपसे पूछा जा सकता है ये कथन किस रासो से लिया गया है, तो विशलदेव रासो से लिया गया है। किसके द्वारा कहा गया है, राजमती के द्वारा कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, राजा के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जब राजा और रानी एक दूसरे के साथ वार्तालाप चल रही होती है तो राजा बार बार अपनी प्रशंसा का, अपनी वीरता का बखान करता है और रानी को क्या आ जाता है, रानी इस बात को लेकर परेशान होकर गुस्से में ताना मार देती है कि आपसे ज़्यादा तो उड़ीसा वाले राजा हैं, वो बहादुर हैं, वीर हैं। तो इस बात को लेकर राजा रुष्ट होकर रानी से रुष्ट 12 वर्ष के लिए चले जाते हैं और तब वो 12 वर्ष तक राजा के वियोग में, वीर वियोग में तड़पती है। तो तड़पते हुए अपने पति को वापस बुलाने के लिए ये वचन बोलती है, ये कथन बोलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, विशलदेव रासो यद्यपि संगारिक रचना है, आपको ध्यान रखना है, विशलदेव रासो यद्यपि संगारिक रचना है फिर भी वीर गीत के नाम से विख्यात है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसा कौन सा रासो है जो संगारिक रचना होने के बाद भी वीर गीत के रूप में विख्यात है, विशलदेव रासो, ठीक है। विशलदेव रासो है। सर्वाधिक संगारिक रासो में अगर आपसे पूछा जाए तो विशलदेव रासो आंसर देना है। यानी आपको ऐसे लिख दिया जाए भी सर्वाधिक संगारिक रासो कौन से, नीचे 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है विशलदेव रासो सर्वाधिक संगारिक रासो है। नोट लगाकर मैंने लिखा है। नेक्स्ट में आप देखो, रासो के बारे में पूछा जाए संगारिक रासो तो आपको विशलदेव रासो आंसर देना है। और आदिकाल की सर्वाधिक संगारिक रचना के नाम से आपसे पूछा जाए आदिकाल के अंदर सर्वाधिक संगारिक रचना कौन सी है तो पदावली आपको आंसर देना है। तत्कालीन एकमात्र ऐसी रचना जो आश्रय दाताओं का गुणगान न करके गृहस्थी पर आधारित है,
क्यों है देखो, इस आपको पता है जब भी सारे रासो लिखे गए हैं किसी राजा के संरक्षण में लिखे गए हैं, तो जिस राजा के आश्रय में रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है लेखक या कवि उसके ज़्यादा क्या करेंगे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करेंगे, गुणगान करेंगे, उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन एकमात्र आदिकाल का ऐसा रासो है विशलदेव रासो जिसमें आश्रयदाताओं का गुणगान या प्रशंसा का बिल्कुल भी वर्णन नहीं मिलता है, वीरस का बिल्कुल भी वर्णन नहीं मिलता है। केवल संगार, विरह संगार का रस का जिक्र हुआ है और गृहस्थी पर आधारित माना गया है। गृहस्थी पर आधारित क्यों है आपको पता है, राजवती नायिका है और नायक कौन है, विशलदेवर। दोनों की प्रेम विरह वेदना का मार्मिक चित्रण इसमें आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, भाषा की बात कर लेते हैं। विशल देवरास उसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा एक और तो अपभ्रंश, दूसरी ओर पिंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। आपको ध्यान देना है, अपभ्रंश और दूसरी ओर पिंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन मैंने नोट लगाकर लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर आप पूछ लिया जाए भी विशल देवरासों की भाषा कौन सी है, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार तो राजस्थानी भाषा बतानी है। ठीक है, कैसी भाषा, वैसे आ जाए तो अपभ्रंश और पिंगल का प्रभाव दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि विशल देवरासों की भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशल देवरासों को माना गया है। आपसे ऐसा पूछ लिया जाए भी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो विशल देव को माना गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी कथन अगर आ जाए, ज्यादा कथन विशल देव रासों के बारे में कोई भी कथन आता है तो सबसे ज्यादा कथन किसके द्वारा कहा गए हैं, आपको ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही विशल देव रासों के बारे में सबसे ज्यादा कथन कहे हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो आप। अब हम बात कर लेते हैं विशल देवरासों के खंडों के बारे में भी, कितने खंडों में बंटा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, विशल देवरासो है वो 4 खंडों में बंटा हुआ है। कितने खंडों में बांटा गया है विशल देवरासों को, 4 खंडों में बांटा गया है। अब 4 खंड कौन कौन से हैं, हर खंड में किसका वर्णन है अच्छे से जानेंगे हम। देखो, प्रथम खंड, प्रश्न ऐसे बने भी विशल देवरासों को कितने खंडों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है 4 खंडों में बांटा गया है। प्रथम खंड के अंदर किसका वर्णन मिलता है, देखो आप, अजमेर के राजा हैं विशल देव, जो इसके नायक हैं विशल देवरासों के, आपको ध्यान रखना है। और परमार वंशी राजा भोज हैं, परमार वंशी, कैसे वंशी, परमार वंशी राजा भोज की कन्या है राजमती के विवाह का वर्णन मिलता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी विशल देवरासो है वो कितने खंडों में बंटा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है 4 खंडों में बंटा हुआ है। प्रथम खंड के अंदर अजमेर के राजा विशल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ जी और परमार वंशीय राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। दोनों नायिका और नायक के विवाह का वर्णन प्रथम खंड में मिलता है। अब देखो दूसरा खंड क्या कह रहा है, दूसरे खंड में किसका जिक्र किया गया है, आप देखें ध्यान से। विशल देवरासों के दूसरे खंड में हम बात कर लेते हैं। इस खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा उड़ीसा चले जाने की कथा का वर्णन है। कितने साल तक चले जाते हैं ये बात आपको याद रखनी है, 12 वर्ष तक क्या करते हैं, लौट कर नहीं आते हैं। पूछा जा सकता है भी जो विग्रहराज चतुर्थ यानी विशल देव राजा हैं वो अपनी रानी राजमती से रुष्ट होकर कितने साल के लिए उड़ीसा चले गए, 12 वर्ष तक। तो कितने साल रानी ने इस राजा के वीर्य में मतलब वीर्य वेदना को भुगता है, 12 साल तक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे खंड में रानी का व्यंग्य किया गया है राजा पर, उसकी वजह से राजा रुष्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। अब तीसरे खंड में बात कर लेते हैं। देखो तीसरा खंड क्या कह रहा है, तृतीय खंड में देखें तो इसमें रानी की विरह वृत्तांत यानी 12 मासा का वर्णन मिलता है। इसमें रानी क्या हो जाती है, जब राजा नाराज होकर रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाते हैं तो अकेली उसके वीर में क्या करती है, तड़पती है और हर महीने तड़प कर अपनी वीर वेदना को क्या करती है, बखान करती है, वर्णन करती है। इस बात का वर्णन इसमें तीसरे खंड में मिलता है, आपको ध्यान रखना है। और चौथे खंड की बात करें, चतुर्थ खंड क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या होता है, जब रानी वो कथन बोल देती है कि अग्नि में जला हुआ वृक्ष फिर से
क्या हो सकता है, फिर से उस पर पत्ते आ सकते हैं, फिर से हरा भरा हो सकता है, लेकिन कठोर वचनों के द्वारा जो जला हुआ हृदय है उसमें फिर से प्रेम पलवित नहीं हो सकता, फिर से प्रेम नहीं पैदा हो सकता। और ये कहकर अंत में वो माफ़ी मांग कर क्या कह देती है कि आप पुनः लौट आओ। तो ये कथन सुनकर राजा क्या हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। तो चतुर्थ खंड में दोनों के पुनर्मिलन का मार्मिक चित्रण मिलेगा आपको, वृतांत मिलेगा। पूछ लिया जाए भी रानी और राजा का पुनर्मिलन कब होता है, चतुर्थ खंड में होता है। और फिर कैसे होता है देखो, रानी राजा सु मिली तिण एण संसार मिलो जू सोई, यानी रानी अपने राजा से 12 वर्ष बाद मिलती है। तो कैसे मिलती है, राजा से ऐसे मिलती है जैसे पूरा संसार मिल गया हो, यानी रानी राजा सु मिली तिण एण संसार मिलो जू जू सोई के साथ कथा सुकांत रूप में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब आपसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कौन सा रसो है आदिकाल का जिसका अंत एक सुकांत रूप में होता है, राजा और रानी के मिलन के रूप में होता है। तो आपको ध्यान रखना है विसल देव रसो है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट आदिकालीन रासों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।